रहा तो चली गई, मगर इसका भाई एहतशाम अपनी बहन की किस्मत पर मातम करता वहीं लाउंज में सोफे पर बैठ गया। मिरहा, तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, जिसको अपने कल का ही नहीं पता। मैं तुम्हें दोबारा इसके पास नहीं जाने दूंगा। कल कला को तुम्हारी औलाद हो गई तो फिर तुम अकेली अपनी औलाद को कैसे संभालोगी? इसने हतमी फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी बहन को अशर के पास नहीं जाने देगा। ये सोचते हुए वो वहां से उठ गया था। जैसे ही अपने कमरे में आया तो इसकी 1 साला बेटी सोकर उठ चुकी थी। इसका अब दिन निकल चुका था और अब 2-3 घंटे तक वो सोने वाली नहीं थी और इसकी वजह से इसकी माँ भी उठ चुकी थी। एहतशाम, आप कब आए? सवेरा ने इसे देखा तो आंखें मलती इससे पूछने लगी, तुम सो जाओ, मैं अपनी गुड़िया को देख रहा हूँ। वो अपनी बीवी की बात को यकसर नजरअंदाज करते बेटी के साथ खेल में लग गया। खाना खाया आपने? इसे याद आया तो अपने शौहर से पूछने लगी। हाँ, मैंने अशर के साथ खा लिया था। इसकी भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी। खाना पीना इस पर हराम हो चुका था, इसलिए झूठ बोल दिया। ओहो, बता तो देते, देखे मैं और मिरहा दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। वो जैसे ही उठने लगी तब ही एहतशाम की आवाज पर पलट कर देखा। वो नहीं खाएगी, मैंने अभी पूछा था, कह रही थी भूख नहीं है। वो अपनी बेटी के साथ खेलता इसे बताने लगा, मैं खुद पूछूंगी इससे। वो जाने ही लगी तभी एहतशाम की आवाज पर हैरान सी इसे देखने लगी। कह तो रहा हूँ कि नहीं खाएगी, तुमने खाना है तो खा लो, इसे डिस्टर्ब मत करना। मैं भी नहीं खा रही। इसने भी गुस्से से मुंह फेर लिया था। तो मत खाओ, एहतशाम ने भी लापरवाही से इसे जवाब दिया था। इसे बहुत हैरानगी हुई थी। आज से पहले तो इसके शौहर ने इस तरह से इससे बात नहीं की थी और खास तौर पर खाने के मामले में तो वो हमेशा इससे कहता था कि खाली पेट मत सोया करो, कुछ न कुछ खा लिया करो। और आज इस तरह से बेरुखी दिखा रहा था वो। दिल को तकलीफ हुई मगर फिर जब्त कर गई। शादी के बाद इन 3 सालों में इस शख्स ने जितना इसका ख्याल रखा था वो इससे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं कर रही थी। वो इस पर गहरी निगाह डालते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। वो जब दोबारा कमरे में आई तो फिर खुद से ही एहतशाम से बात करने लगी। एहतशाम, सवेरा के पुकारने पर एहतशाम ने इसे देखा था। हाँ बोलो। मेरे भाई हमारी बेटी का हाथ अपने बेटे महद के लिए मांग रहे हैं। कह रहे थे कि इस तरह रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। अभी सवेरा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि एहतशाम फट पड़ा। अपने भाई को बोलो कहीं और रिश्ता देख ले। मुझे बचपन से अपनी बेटी को किसी से मंसूब करने का कोई शौक नहीं। और खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी। वो पहले ही बहन के बचपन के रिश्ते पर बहुत सोच बना चुका था और इसमें मजीद हिम्मत नहीं थी कि बेटी को भी इसी आग में झोंक देता। आपको क्या हो गया है? इन 3 सालों में आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया और आज तबीयत ठीक है आपकी? वो इसके पास आ गई, इसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ है मुझे बताएं। एहतशाम का ऐसा रूप इसने 3 सालों में कभी भी नहीं देखा था। सॉरी, कुछ नहीं, बस तुम सो जाओ। इसके चेहरे पर हाथ रखते इसने अपनी बीवी से माजरत की थी। कोई बात नहीं, आप आराम करें, मैं असबा को संभाल लूंगी। वो जानती थी इस वक्त एहतशाम गुस्से में है तो ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। मिरहा कमरे में आकर अशर का नंबर मिलाने लगी मगर जवाब में दार्द। क्यों नंबर बंद है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काटने लगी। अशर, आप क्यों मुझसे नाराज हो गए हैं? ऐसा क्या कह दिया है मैंने? कोई और वक्त होता तो शायद वो सब्र कर लेती, मगर अभी मसला अशर की बीमारी का था और फिर इसने खुद अशर के साथ जाने से इनकार किया था। सिर्फ इस ख्याल से ही इसकी जान जा रही थी कि अशर नाराज हो गया और वो सुबह इसे लेने ना आया तो। अशर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा मैं सो नहीं सकती। सारी रात इसी तरह आपके जवाब का इंतजार करूंगी। इसने मोबाइल से इसे मैसेज किया और जवाब का इंतजार करने लगी। फिर से कॉल मिलाई और फिर से नंबर बंद जा रहा था। फिर वजू करके जाए नमाज पर बैठकर दुआएं मांगने लगी कि इसके अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं था। सारी रात अजियत में गुजर गई। थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी, फिर फजर की आजान पर खुद ही आंख खुल गई। इसे लगा कि शायद मिरहा ने इसे उठाया हो, मगर सब कुछ याद आते ही जैसे सारी खुशफहमी दूर हुई थी। उठने का दिल नहीं था मगर उठकर वजू किया और फिर नमाज पढ़ी। फिर बेड पर आकर लेट गया।
جذبات اس پر حاوی ہو چکے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل آن کر لیا۔ کتنی ہی مسڈ کال آئی ہوئی تھی مرحا کی، پھر میسجز، یعنی وہ بھی میری طرح ساری رات نہیں سوئی۔ جانے کیوں دل کو سکون ملا تھا، روتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ موبائل سے میسج ٹائپ کیا تھا، مرحا میری جان، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں جانتا ہوں، میں آؤں گا آپ کو لینے۔ سوری، رات کو لیٹ ہو گیا تو نہ آ سکا، آپ کا اشر۔ اس کی محبت کے احساس سے ہی سارا درد، ساری اذیت کہیں دور چلی گئی تھی۔ اب تو مر بھی جاؤں نہ مرحا تو کوئی غم نہیں، بس دل کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے بہت چاہتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے بے وفائی کرتی نا تو پھر 100 سال کی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر اب تو مجھ پر موت بھی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی محبت میں یہ موت بھی خوبصورت لگے گی مجھے۔ خود سے کہتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل پرسکون ہو گیا تھا تو نیند بھی فوراً ہی آ گئی۔ پھر کسے ہوش تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات نوافل پڑھتی رہی تھی اور پھر جائے نماز پر ہی سو گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو دوبارہ سے وضو کیا، نماز پڑھ کر اٹھی تو آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ دیکھا موبائل بجا تھا، پاگلوں کی طرح موبائل کی طرف لپکی تھی۔ میسج پڑھ کر دل کو سکون ملا تھا اور فوراً ہی کال ملائی تھی اشر کو، مگر اب وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا تو مرحا نے اسے دوبارہ سے میسج کیا۔ دل پھر سے بے چین ہونے لگا، مگر اب دل کو قدر سکون تھا کہ وہ اسے لینے آئے گا، تو دل ہی دل میں اس سے شکوہ کرتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ بی جان، فریال بی جان کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں بولو۔ بی جان کچھ پریشان لگ رہی تھی، اپنی بہو کے پکارنے پر اسے دیکھنے لگی۔ ناشتہ لگا دوں؟ فریال شاید اپنے ہی دھیان میں تھی، اس لیے بی جان کے چہرے پر چھائی پریشانی کو نہ بھانپ سکی۔ آج تم فیصل اور ارہم کے ساتھ ناشتہ کر لینا، میرا اور اشر کا ناشتہ اوپر اس کے کمرے میں لے آنا، فریال کو کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں مرحا نہیں آئی واپس؟ وہ رات کو سو چکی تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ مرحا واپس آئی بھی تھی کہ نہیں۔ وہ حیران سی بی جان کو دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے ہی اشر سے کہا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ اسے وہیں چھوڑ دے، لے آئے گا آج۔ وہ فریال کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے اسے وہیں چپ کروا دیا۔ آج وہ بہت دن بعد اشر کے کمرے میں آئی تھی۔ اشر، انہوں نے سوئے ہوئے اشر کو آواز دی تو وہ بڑبڑا کر اٹھا۔ جی بی جان، آپ کیوں آ گئیں؟ مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا ہوتا، آپ کے گھٹنوں میں پھر سے درد ہوگا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آج تو میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاؤں تو اس لیے آ گئی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر ہم دونوں ناشتہ کریں گے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اسے کسی انہونی کا خدشہ تھا، ایسے صبح صبح وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ خیر، دیکھی جائے گی۔ کندھے ہچکاتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بی جان اس کے کمرے میں پڑی فالتو چیزیں اٹھا رہی تھی جو اشر نے مرحا کے جانے کے بعد پھیلا دی تھی۔ کپڑے چینج کر کے انہیں بیڈ پر چھوڑ دیا تھا۔ چائے پی کر کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا، ٹاول بھی وہیں صوفے پر پھینکا ہوا تھا۔ حالانکہ اشر شادی سے پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ اپنا کمرہ صاف رکھتا تھا، اور اب اسے بی جان کو اپنا کمرہ سمیٹتے دیکھ کر شدید شرمندگی نے آن گھیرا۔ بی جان رہنے دے، میں کر لوں گا۔ اس نے بی جان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا بہت بدل گیا ہے، مجھ سے بہت کچھ چھپانے لگا ہے۔ وہ کھڑکی سے آتی روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ کیا مطلب بی جان؟ وہ یک دم ہی گھبرا گیا۔ تم اسلام آباد کون سا چیک اپ کروانے گئے تھے جو یہاں کراچی میں نہیں ہو سکا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی۔ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں، ویسے ہی میری جاب وہی تھی، یہاں تو ٹرانسفر کروا کر آیا تھا تو میڈیکل چیک اپ ہر 6 مہینے بعد وہیں جا کر کروانا ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں گیا تھا۔ وہ ان سے نظریں چراتا کہنے لگا، اور مرحا وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ جانتی تھی اشر ان سے مسلسل جھوٹ بول رہا تھا، تب ہی مرحا کے بارے میں سوال کیا۔ وہ اس کی امی بیمار تھی، اسی لیے وہیں چھوڑ دیا اسے۔ بی جان سے مسلسل جھوٹ بولتے ہوئے اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اچھا، اور اسے وہاں چھوڑنے سے پہلے نہ تم نے مجھ سے پوچھا اور نہ ہی اس سے، ورنہ مرحا تو کم از کم ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہے۔ خیر، میں تم سے اس معاملے پر بحث نہیں کروں گی، دوپہر تک جا کر مرحا کو لے آنا۔ جو بھی تم دونوں کے درمیان مسئلہ ہے وہ جلد از جلد حل کر لو تو بہتر ہے۔
अभी बीजान अशर से बात ही कर रही थी कि फरियाल नाश्ता लेकर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। फरियाल मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। अशर और बीजान ने एक साथ सलाम का जवाब दिया था। लगता है मिरहा बहुत याद आ रही है। फरियाल भाभी ने अशर को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आ जाएं भाभी, बैठे हमारे साथ नाश्ता करें। अशर ने चाय का कप उठाते हुए इनसे कहा था। नहीं, फैसल ने ऑफिस जाना है तो फिर शोर मचाएंगे, इनको सारी चीजें सामने रख कर देनी होती हैं, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। फरियाल न चाहते हुए भी शिकवा कर गई। बीजान को फरियाल की ये बात अच्छी नहीं लगी। शौहर है तुम्हारा, तुम भी तो जब कहती हो कहीं जाने का तो चल पड़ता है, कभी इनकार किया इसने? बीजान को फैसल भी अशर की तरह ही अजीज था, इसलिए फरियाल की अच्छी क्लास ले ली। अशर सर नीचे करके मुस्कुरा रहा था। जी वो मैं तो बस वैसे ही। फरियाल बेचारी शर्मिंदा हो गई और फौरन से कमरे से बाहर चली गई। बीजान, आपने इन्हें मेरे सामने क्यों ऐसे कहा? अच्छा नहीं लगा ना? अशर को महसूस हुआ था कि फरियाल भाभी का मूड कुछ ऑफ हो गया था, तो इसलिए बीजान को मना कर दिया। अगली बार इसके सामने इन्हें कुछ भी कहने से अच्छा ज्यादा वकालत न करो इसकी, और अगर कभी मुझे मिरहा की कोई बात बुरी लगी तो इसे भी कह दूंगी मैं। और मुझे बताओ कि क्या मसला है, मैं मिरहा को खुद लेने जाऊंगी। वो नाश्ता कर चुकी थी, तभी उठते हुए बोली। वो बीजान इनकी इस बात पर अशर की जान पर बन आई। मैं खुद लेने जाऊंगा। वो यकदम ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उन्होंने अशर की तरफ मुड़कर देखा और बिना जवाब दिए ही अशर के कमरे से निकल गई। और इनके कमरे से बाहर जाने के बाद इसने मिरहा का मैसेज पढ़ा और फौरन साइड रूम की तरफ भागा था। जैसे ही कॉर्नर वाली कबर्ड खोली तो यकदम ही म्यूजिक बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे कार्ड और गिफ्ट था। फौरन से गिफ्ट खोला तो रिस्ट वॉच थी और दूसरा गिफ्ट परफ्यूम था। आज तो अशर का दिल झूम रहा था, तो इसे याद था कि आज इसकी सालगिरह थी और वो इस दिन मेरा सूट नहीं ढूंढ रही थी, शायद यही सब सोच रही थी। पागल लड़की, वो दिल ही दिल में इसे सोचता मुस्कुराने लगा। इसकी मोहब्बत ने तो आज अशर को पागल ही कर दिया था। अशर का फोन बजा था, नंबर देखा तो जान निकलने लगी इसकी। हेलो, और कॉल रिसीव करने पर जो कुछ इसने सुना था वो इसको अंदर तक हिला गया था। मिरहा के भाई ने इसके सामने कुछ पेपर्स रखे थे। साइन करो मिरहा, सोच क्या रही हो? मिरहा ने अपने भाई के कहने पर साइन कर दिए। फिर वहां खड़े इस शख्स ने भी कुछ पेपर्स पर साइन किए थे। इसने मिरहा के कमरे का दरवाजा नॉक किया। मिरहा, चलो नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आऊंगा। एहतशाम मिरहा के कमरे में आया तो देखा वो अब तक सो रही थी। ओहो, ये लड़की अब तक सो रही है। वो वापस ही जाने लगा कि मिरहा की आंख खुल गई। भाई क्या हुआ, अशर आ गए क्या? वो आंखें मलती बड़ा सा मुंह खोलते हुए जमाई लेने लगी। एक तो इसको ख्वाब में भी अशर नजर आता है, माँ और भाई को तो ये पूछती ही नहीं। दिल में सोचता वो गुस्से से मुंह फेर गया था। नहीं, इसे मैंने मना किया है, वो नहीं आएगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, इसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। नहीं, मुझे अशर के साथ जाना है बस। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। अच्छा मेरी माँ, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एहतशाम की बहन ने इसे सुबह का बेजार कर दिया था। अशर अशर अशर, ये नाम सुन सुनकर इसके कान अब तक पक चुके थे। 8 दिन शादी को हुए हैं और ऐसा लगता है इस अशर के साथ रहते इसको 28 साल हो चुके हैं। मुंह में बड़बड़ाता वो इसके कमरे से निकल गया। अगर अशर के साथ ये मसला नहीं होता तो एहतशाम अपनी बहन को इसके साथ खुश देखकर बहुत खुश था, मगर अशर की बीमारी और अपनी बहन की आंखों में अशर के लिए इतनी मोहब्बत और इसे खो देने का डर देखता तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता। बिस्तर से उठने से पहले मोबाइल चेक किया था। थैंक्स अ लॉट माय स्वीट एंड लवली वाइफ, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। मैसेज पढ़कर मिरहा का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। लव यू टू माई डियर हस्बैंड, जल्दी से आ जाएं, इंतजार नहीं होता अब। मैसेज का रिप्लाई करके वो फ्रेश होने चली गई। जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तभी मिरहा की अम्मी ने सवाल किया, अशर नहीं आया तुम्हें लेने? मिरहा वैसे ही बड़ी खुश खुश नजर आ रही थी। जी अम्मी जान, मेरी बात हुई है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मिरहा की इस बात पर एहतशाम सर हिलाकर रह गया। मैसेज में तो बड़े डायलॉग मार रहा था, आप कहेंगे तो मैं इससे दूर रहूंगा। दिल ही दिल में सोचता इसे जबरदस्त अलकाबात से पुकारने लगा। जैसे ही नाश्ता करके वो लोग फारिग हुए तभी बीजान का फोन आया था।
मिरहा, देखना जरा किसका फोन है। मिरहा की अम्मी ने इसे फोन उठाने के लिए कहा तो वो खुद ही बात करने लगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मिरहा बीजान की आवाज सुनकर खिल उठी थी। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? आ जाओ घर, मेरा बेटा और मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हैं। बीजान की इस बात पर मिरहा की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई थी। जी, वो बस इतना ही कह सकी। अम्मी कैसी हैं? जरा बात तो करवाओ। उन्होंने मिरहा की चमकती हुई आवाज सुनी तो कुछ मुतमईन हो गईं। इसने फोन अपनी अम्मी को दे दिया, वो इनसे बात करने लगी। तभी एहतिशाम ने मिरहा को इशारे से बाहर बुलाया था। वो इसके साथ इसके कमरे में चला गया। मिरहा, इस पर साइन करो। इसने कुछ कागजात मिरहा के सामने रखे थे। मिरहा यकदम ही घबरा गई। ये क्या है भाई? अशर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इलाज करवा सके। मेरे और तुम्हारे नाम जो जमीनें हैं वो 1,20,00,000 में जा रही हैं। हम मजीद देर नहीं कर सकते। तुम इसके बगैर रह नहीं सकती और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। साइन कर दो ताकि कल तक हमें पैसे मिल जाएं। मिरहा नम आंखों से अपने भाई की तरफ देखने लगी। अब देख क्या रही हो, साइन करो। वो अपनी बहन के दुख को समझ सकता था, तभी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था। मिरहा ने साइन किए तो एहतशाम ने भी अपनी फाइल पर साइन कर दिए। एहतशाम दोनों फाइल्स उठाकर वहां से निकलकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कौन सा सूट पहनूं, वो यही सोच रही थी। तभी इसकी नजर उस सूट पर पड़ी जो इसने शादी से पहले सिलवाया था मगर पहना नहीं था। इसी तरह पड़ा था अभी तक। डार्क पर्पल कलर की शर्ट जिसके बाजू तकरीबन ना होने के बराबर थे। इस पर कॉपर कलर का नेट के एम्ब्रॉयडर गाउन के साथ पर्पल कलर का चूड़ीदार पजामा और डार्क पर्पल कलर का एम्ब्रॉयडर्ड नेट का दुपट्टा। ये तो जबरदस्त रहेगा। फौरन से फ्रेश होकर इसने कपड़े पहने और तैयारी शुरू की। मैचिंग ज्वेलरी, कॉपर कलर के कंगन और कॉपर कलर के ही कानों में एयर रिंग्स पहने हल्के मेकअप के साथ वो गजब ढा रही थी। आज तैयारी में तकरीबन आधा घंटा लग गया था इसे। मेकअप को आखिरी टच देते हुए इसने सोचा, अब मैं ये गाउन और दुपट्टा पहनकर नीचे जाती हूँ। तभी दरवाजा नॉक हुआ था। वो भी दुपट्टा उठाने ही वाली थी कि दुश्मन जहां कमरे में दाखिल हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। आप कब आए अशर? अशर को देखते ही वो इससे लिपट गई थी। अशर कहाँ रह गए थे? क्यों नहीं आए कल? कसम से बहुत इंतजार किया आपका। मिरहा की आंखें नम हो गई थी। इसने भी मिरहा के गिर्द अपनी बाहों का हसार तंग कर लिया था। अशर ने इसके गाल पर किस की थी। बस नहीं आया, अब आ गया हूं ना, अब चले अपने घर। ये कहते वो इससे अलग हुआ था। और ये क्या, इस तरह जाएंगी घर? ये क्या पहना है आपने? वो इसकी शर्ट देखकर हैरान हुआ था जिसमें इसके दूधिया बाजू नुमाया हो रहे थे और पिछला गला जरा डीप था। कोई और वक्त होता तो वो बहक जाता मगर अभी वक्त का तकाजा था कि वो बहक नहीं सकता था। ना मौका था और ना ही जगह। वो गाउन है ना? मिरहा ने फौरन से गाउन पहना और दुपट्टा साइड पर डालते हुए अशर से पूछा था, अब ठीक है ना? हाँ, सबके सामने ऐसे ही ठीक रहेगा, लेकिन मेरे सामने वैसे। अशर ने मुस्कुराते हुए कहा तो मिरहा का कह कहा गूंजा था और मिरहा की भाभी जो इसे बुलाने इसके कमरे की तरफ आ रही थी, इसके हंसने की आवाज सुनकर खुद भी मुस्कुरा दी। दरवाजा नॉक हुआ था। तभी अशर ने दरवाजा खोला तो सामने भाभी थी। आप लोग नीचे आ जाएं, अम्मी जान बुला रही हैं। वो इन्हें अपनी सास का पैगाम देकर वापस चली गई थी। अशर आप कब आए? मिरहा आईने में देखते हुए अपना दुपट्टा सेट करते इससे पूछने लगी। अभी ही आया, आपकी अम्मी सो रही थी। आपके भाई साहब कमरे में नहीं थे। भाभी से सलाम दुआ की तो उन्होंने मुझे आपके पास यहाँ भेज दिया। वो इस पर गहरी नजर डालते इसे बताने लगा, कैसी लग रही हूँ मैं? अशर को अपनी तरफ महू पाया तो इसके कंधों पर हाथ रखते पूछने लगी। तब ही अशर ने इसे झटके से खुद से करीब किया था। ये तो घर जाकर बताऊंगा। वो इसे किस करने लगा तो मिरहा ने इसे पीछे किया था। हटे नीचे, अम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं। वो इसे पीछे हटाती दोबारा से आईने में अपना चेहरा देखने लगी। बस कर दें, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अशर ने इसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। अशर, मिरहा, इसकी अम्मी, एहतिशाम, सवेरा सभी बैठे बातें कर रहे थे। तभी एहतिशाम ने टाइम देखते हुए कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। उसी वक्त अशर और मिरहा भी खुदा हाफिज कहते वहां से निकल गए थे। वो लोग घर आए तो पहले ही बीजान के कमरे में गए। बीजान इसे देखकर बहुत खुश थी। कैसी है मेरी बेटी? वो वाकई मिरहा को अपनी बेटी मानती थी।
मैं ठीक हूँ बीजान, आप कैसी हैं? इसने बीजान के हाथ पकड़े कहा, मुझे क्या होना है, मेरी जान तो मेरे बच्चों में है। अगर अशर तुम्हें तंग करे तो बताना मुझे। वो अशर की तरफ देखकर मिरहा से कहने लगी तो अशर मुस्कुरा दिया, नहीं बीजान, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मिरहा ने अशर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो बीजान ने दिल ही दिल में इन दोनों की खुशियों की दुआ मांगी थी। वो दोनों कमरे में आए कि मिरहा ने अबाया उतारा ही था कि वो इसके पास आया। क्या पूछ रही थी आप मुझसे, अब बताओ। अशर इसे बाहों के हसार में लेते इसके चेहरे पर झुकने लगा तो यकदम ही फोन बजने लगा। ओहो, ये फोन हमेशा गलत टाइम पर बजता है। पीछे हटते हुए अशर ने कहा तो मिरहा का कहकहा गूंजा था। साले साहब का फोन था, कह रहे हैं मिलना चाहते हैं। उस दिन तो मेरी सही की क्लास ले ली थी आपके भाई ने, आज पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। वो अभी भी अंदर से डरा हुआ था। क्या मतलब, क्या कहा भाई ने आपसे? मिरहा हैरान सी इसे देखने लगी। उन्होंने मेरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी, तभी बाहर ले जाकर मेरा रिमांड लिया था। वो मिरहा के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते इसे बताने लगा और फिर मिरहा को वो सारी बातें बताई जो इसके और एहतशाम के दरमियान हुई थी। मुझे पहले ही शक था कि जरूर भाई ने कुछ कहा होगा आपसे। वो दिल ही दिल में अपने भाई पर बहुत गुस्सा थी, मगर अशर पर जाहिर नहीं किया। खैर, आज तो कुछ ऐसा नहीं करने वाले वो, आज चले जाएं। इसने कुछ सोचते हुए अशर से कहा। मतलब? अशर सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। जाएंगे तो पता चल जाएगा। वो इसकी शर्ट का बटन बंद करते हुए बोली, अच्छा जी, हुक्म सर आंखों पर। अशर ने मिरहा के सामने झुकते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। आज वो सब ही अशर के घर बैठे थे। मिरहा के घर वाले अचानक से आ गए तो बीजान हैरान रह गईं, मगर खामोश भी थीं। अभी तक सिर्फ 3 ही लोगों को पता था कि मिरहा के घर वाले यहाँ क्यों आए थे, मिरहा, अशर और एहतशाम। मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अशर की बीमारी के बारे में बात करता। तभी अशर ने बीजान का हाथ थामा और एहतशाम ने अपनी अम्मी का। वो सब ही खामोश थे जब अशर ने अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू किया। आज असल में हम सब यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि मैं आप सबके साथ एक ऐसी बात डिस्कस करना चाहता था जिसके बारे में मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। मेरे सर में दर्द होता था। जब मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन अभी ये बिल्कुल पहली स्टेज है। डॉक्टरों के मुताबिक मेरा इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। अशर नहीं चाहता था कि बीजान मिरहा की अम्मी और बाकी सबको इसकी बीमारी की नौइयत पता चले, इसीलिए असल हकीकत छुपा गया। पिछले दिनों में जब इस्लामाबाद गया तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के माहिर न्यूरो सर्जन आए हुए थे। उन्होंने काफी सर्जरीज की हुई हैं। उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई कि वो मेरा इलाज करेंगे। बस इसीलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। मेरे साथ कौन जाना चाहेगा, एहतशाम भाई या फिर फैसल भाई? आप लोग डिसाइड करके बता दीजिएगा। और आप सबको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोने या परेशान होने से बहुत बेहतर है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। अशर सर झुकाए सबको बता रहा था। मिरहा की अम्मी तो उसी वक्त रोने लगी, जबकि बीजान बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अशर ने बीजान को गले लगाया, मगर फिर भी कमाल जब्त था कि इनका एक आंसू भी नहीं निकला। बस बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी उन्होंने। फैसल भाई को बहुत बड़ा दचका लगा था। अशर इनका सहारा था, इनका बाजू था। कभी भी उन्होंने इसे सोतेला नहीं समझा था। यकदम ही दिल को कुछ हुआ था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अपने हवास पर काबू पाते बीजान के पास उठ कर आए थे। बीजान, देखें, अशर कह रहा है ना कि अभी इब्तदाई स्टेज है, इलाज आराम से हो जाएगा। वो इनके हाथ पर हाथ रखे इन्हें तसल्ली देने लगे। एहतशाम ने अपनी अम्मी को गले लगाते इन्हें तसल्ली दी थी। अम्मी, देखें ना, अशर और मिरहा कितने बहादुर हैं। आप अपनी बेटी को देखें, कितना हौसला है इस छोटी सी लड़की में। कभी ये आपको गिला करती नजर आई? अशर को देखें, कितनी हिम्मत है इसमें। हमें तो इन दोनों को हौसला देना है ना। अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? एहतशाम का अपना दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर अपने लहजे को इतना मजबूत रखा कि किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो कितना टूटा हुआ था। मिरहा की अम्मी खामोश आंसू बहाती रहीं, मगर जुबान से कुछ न कहा। एहतशाम ने इनके आंसू साफ किए और इनका माथा चूमा था। फिर सवेरा ने इन्हें पानी पिलाया। वो तीनों मर्द थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, फिर वहां से उठकर बाहर चले गए। सवेरा और फरियाल दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थीं।
इन दोनों के पास तो अल्फाज भी नहीं थे कि वो मिरहा को तसल्ली देती। दोनों बस खामोशी से वहां बैठी रहीं। एहतशाम ने सवेरा को बाहर बुलाया था तो वो उठकर चली गई। कुछ देर बाद वो चारों लोग ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। फिर एहतशाम ने बात करनी शुरू की। हमने ये फैसला किया है कि मैं अशर के साथ जाऊंगा, फैसल भाई यहीं रहेंगे, और मैंने सवेरा के छोटे भाई से बात कर ली है, वो कुछ दिन हमारे घर रह लेगा जब तक हम नहीं आएंगे। अब आप लोग बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि फैसल भाई जाएं तो तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है। वो बीजान और अपनी अम्मी की तरफ देखकर दोनों से पूछने लगा, जैसा आप लोग मुनासिब समझे। मिरहा की अम्मी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। तब एहतशाम ने बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। मैंने बात कर ली है, परसों हमारी फ्लाइट है, इंशाअल्लाह मैं और अशर परसों रवाना हो जाएंगे। आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा। इतने में एहतशाम का फोन बजने लगा तो वो उठकर बाहर चला गया। मिरहा बीजान के पास आकर बैठी तो उन्होंने मिरहा को गले लगाकर प्यार किया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी तो मिरहा ने इनके हाथ थाम लिए। नहीं बीजान, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? शादी से पहले ही अशर ने यहाँ पर चेकअप करवाया था तो इन्हें पता चला। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, मगर मैं खुद नहीं मानी। मैं अशर के साथ बचपन से मंसूब थी, मुझे हमेशा से अशर से बहुत मोहब्बत थी, तो इस मुश्किल वक्त में मैं इन्हें कैसे अकेला छोड़ सकती थी? वो बीजान का हाथ पकड़े कहने लगी। अलबत्ता आंखों में आंसू नहीं थे, खुद को नॉर्मल जाहिर करते मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपनी अम्मी के पास जाकर बैठी तो इसकी अम्मी का जब्त टूट गया, ना चाहते हुए भी रो पड़ी। मेरी बच्ची, अल्लाह अशर को लंबी जिंदगी दे और तुम्हें बहुत सी खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। अपनी बेटी का हाथ चूमते इसे दुआएं देने लगी। मिरहा के दिल पर जो बीत रही थी वो तो बस वो खुद ही जानती थी, मगर कमाल ज़र्फ था कि इन लोगों के सामने इसकी आंखें भी नम ना हुईं। अम्मी दुआ कीजिए, बस हमें इस वक्त आप लोगों की दुआओं की जरूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। मिरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखें कुछ और ही दास्तान सुना रही थीं। वो खुद कर्ब और अजियत से गुजर रही थी, मगर सबको तसल्ली दे रही थी। मेरी बच्ची ने इतनी सी उम्र में कितने दुख देख लिए, इसे देखकर दुख से सोचने लगी। अम्मी जान, काफी देर हो गई है, अभी हमें चलना चाहिए। एहतशाम ने अपनी अम्मी को रोते देखा तो यहाँ ज्यादा ठहरना मुनासिब नहीं समझा। बीजान ने मिरहा की अम्मी को गले लगाकर तसल्ली दी, हालांकि वो खुद अंदर से टूट फूट कर शिकार थीं। अल्लाह से दुआ कीजिए, वो दुआओं को सुनने वाला है। बीजान जानती थी कि मिरहा की अम्मी को कितना बड़ा दुख था। इनकी बेटी की शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और इसे ये सब झेलना पड़ रहा था। जी आप भी दुआ कीजिएगा। मिरहा की अम्मी के अब भी आंसू नहीं रुक पा रहे थे। एहतशाम ने मिरहा के सर पर हाथ फेरते इसे तसल्ली दी थी। सवेरा ने भी इसे गले लगाकर इसकी हिम्मत बंधाई थी और मिरहा की अम्मी इससे गले लगकर फिर से रोने लगी। मिरहा ने अपनी अम्मी के आंसू पोंछे। वो बेचारी इन्हें तसल्ली भी नहीं दे सकती थी, बस खामोशी से इनसे अलग हुई थी। मिरहा के घर वाले जब चले गए तो वो सब एक साथ बैठे थे। बीजान अब भी खामोश थीं। अशर इनकी जिंदगी का असासा था। एक अशर ही तो था जिस पर वो अपना हक जताती थी, वरना फैसल पर कभी उन्होंने कोई सख्ती नहीं की थी। मिरहा और फरियाल बीजान के पास बैठी थी, जबकि अशर को फैसल भाई ने बाहर बुला लिया था। अशर, तुमने मुझे अपना नहीं समझा, मुझे बहुत दुख है। उन्होंने जब से सुना था वो खुद गम से पागल हो रहे थे। नहीं भाई, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। मुझे अगर पता होता कि मिरहा ये हकीकत जानने के बावजूद भी मुझसे शादी कर लेगी तो मैं इसे कभी भी नहीं बताता, खामोशी से मर जाता। अभी भी मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे इलाज के सारे इखराजात मिरहा के घर वाले उठा रहे हैं। मेरी तो इतनी इस्तात ही नहीं थी। एहतशाम ने जमीनें बेचकर पैसों का इंतजाम किया है। अशर ने सारी तफसील फैसल भाई को बताई। तुम मुझे कह देते, हम ये घर बेच देते, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं था ना? फैसल भाई बहुत शर्मिंदा थे कि वो अशर के लिए कुछ नहीं कर सके। आप परेशान ना हो भाई, बस अब मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए। मुझे बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अशर ने फैसल भाई का हाथ थामे इनसे कहा तो फैसल भाई ने इसे गले लगा लिया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ भी खेलना है। फैसल भाई ने अशर के कंधे पर हाथ रखते इसे कहा तो इंशाअल्लाह कहते अशर हंस दिया। मिरहा कमरे में आई तो अशर सो चुका था। इसने तंग करना मुनासिब नहीं समझा और सोफे पर ही लेट गई।
अशर की नींद बहुत कच्ची थी, फौरन जाग जाता था, इसीलिए वो बेड पर नहीं गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जो भी था, अब तक वो नजरों के सामने था, मगर परसों इसे चले जाना था। फिर सर्जरी थी, पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह तो खैर करना। इसकी आफियत की दुआएं मांगती वो रो रही थी, मगर फिर आंसू साफ किए कि अगर वो हिम्मत हार जाती तो अशर को कैसे तसल्ली देती। अशर की आंख खुली तो वो बेड पर नहीं थी। वो तो परेशान ही हो गया। कमरे में बस लैंप की हल्की सी रोशनी थी। फौरन से उठा तो देखा वो सोफे पर सो रही थी। घुटनों के बल इसके पास आकर बैठ गया। वो मासूम सी लड़की इसको बहका रही थी। वो इसके चेहरे पर झुका ही था कि इसकी सांसों की तपिश मिरहा को अपने चेहरे पर महसूस हुई तो इसकी आंख खुल गई। मिरहा ने वही सूट अब तक पहना हुआ था, अलबत्ता नेट का गाउन वो उतार चुकी थी। वो इसके दूधिया बाजुओं को अपने हाथों की पूरों से छूकर महसूस करने लगा तो मिरहा फौरन से उठ गई। क्या हुआ मिरहा? वो हैरान सा इसे देखने लगा। कुछ नहीं, मैं नाराज हूँ आपसे। वो अशर का हाथ झटकते वहां से उठ गई। अशर जानता था वो नाराज नहीं थी, उदास थी। अशर ने जाना था इस वजह से। मगर मैं तो नाराज नहीं हूँ, अपनी वाइफी से। कहते ही अशर ने इसे अपने बाजुओं में उठाया तो मिरहा को लगा कि वो गिर जाएगी, तो फौरन से अशर की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो इसे उठाकर बेड पर लेटा चुका था। वो जैसे ही इस पर झुका तो मिरहा ने इसे पुकारा था, अशर प्लीज नहीं। जाने क्यों आज इसे इतनी घबराहट हो रही थी। वो समझने से कासर थी। श्श! अशर ने इसके होंठों पर शहादत की उंगली रखते इसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। बस कुछ नहीं मिरहा, कुछ भी नहीं। आज बस मुझे सोचो, सिर्फ मुझे। ये कहते ही वो मदहोश हो चुका था। मिरहा तो सो गई, मगर जाने क्यों इसे नींद नहीं आ रही थी। वो इसके पास से उठकर बालकोनी में चला गया। वो आज रोना चाहता था, बहुत रोना चाहता था, मगर जब्त कर गया। अचानक से दिल घबराने लगा, दिल बंद होने लगा था इसका। फौरन से वॉशरूम की तरफ गया और पानी खोलकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। जाने कब तक वो ऐसे शावर से गिरते पानी के नीचे खड़ा रहा। मिरहा की आंख खुली तो इसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। सो उठकर इसका इंतजार करने लगी। काफी देर गुजरने के बाद भी जब पानी गिरना बंद ना हुआ तो वो परेशान ही हो गई। वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया, तब भी अशर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जोर जोर से दरवाजा बजाया। अशर क्या हो गया है, बाहर आए। मिरहा परेशान हो गई थी। मिरहा की आवाज पर इसने पानी बंद किया। हाँ हाँ मिरहा, मैं आ रहा हूँ। अशर से अल्फाज भी सही अदा नहीं हो रहे थे। कितने ही आंसू थे जो पानी के कतरों के साथ मिलकर अपनी अहमियत खो चुके थे। अशर ने बहुत अच्छी तरह अपने चेहरे और आंखों को धोया था कि कहीं मिरहा इसे देखकर परेशान ना हो जाए। मिरहा को इसकी आवाज सुनकर तसल्ली हुई तो वो जाकर बेड पर बैठ गई और अशर का इंतजार करने लगी। वो अपने गीले बालों को टॉवल से साफ करता हुआ बाहर आया था। क्या हुआ मेरी बेगम, तू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वैसे मैं काफी खुशकिस्मत शोहर हूँ। मिरहा को देखकर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये कहते हुए मिरहा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। आप जाएं, आप भी फ्रेश हो जाएं। फजर की नमाज का टाइम होने वाला है। अशर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा तो मिरहा यकदम ही अपनी जगह से उठ गई। हाँ, ये क्या हुआ? आज तो मैं तहज्जुद के लिए भी नहीं उठ सकी, इसीलिए कह रहा हूँ फजर ना मिस कर दीजिएगा। अशर इसको देखते हुए मुस्कुरा दिया। नमाज पढ़ने के बाद मिरहा को अशर के कपड़े सूटकेस में रखने थे, तभी जल्दी जल्दी अपने गीले बाल संभालने लगी। मिरहा ने बाल सुलझाने के लिए आगे कर लिए थे, तभी अशर ने आकर इसे पीछे से अपनी बाहों के हसार में लेते हुए अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रख दी। अशर ने इसके कान की लू को चूमा तो इसकी सांस जैसे रुकने लगी। मिरहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद इसे भी अब अशर की कुर्बत में सुकून मिलने लगा था। क्या हुआ मेरी वाइफी को, क्यों चुप है? अशर को जब मिरहा पर ज्यादा प्यार आता तो इसको वाइफी कहकर पुकारता। मिरहा इससे अलग हुई थी। अशर की तरफ रुख करके अपने बाजू इसके कंधे पर रख दिए थे। तभी अशर ने इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हस्सा तंग करके इसे अपने सीने में भेजा था। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। अशर ने इसके सर को चूमते हुए मोहब्बत का इजहार किया था। मिरहा अब भी कुछ नहीं भूली थी। मिरहा का दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मिरहा बहुत परेशान हो रही थी। मिरहा मेरी जान, अशर इससे अलग हुआ था। क्या हुआ है, क्यों उदास हो? वो कल से नोट कर रहा था कि मिरहा बहुत उदास थी। वो अब भी इसे बहुत गौर से देख रहा था। मिरहा का जब्त टूट चुका था। इसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा।
मुझे भी साथ ले जाएं। अशर, मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी? मिरहा इसके सीने पर सर रख कर जारो की तार रो रही थी। वहां जाकर आप मजीद परेशान हो जाएंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? एहतशाम है ना मेरे साथ, और आप अकेली कैसे? यहाँ बीजान हैं, फैसल भाई, फरियाल भाभी, और हम सब ही हैं। और फिर आपकी अम्मी और भाभी भी तो है ना। इतने सब लोग आपके साथ हैं और आप इतना ज्यादा परेशान हो रही हैं। ऐसे रोएंगी ना तो मैं जा नहीं सकूंगा। वो इसकी कमर को सहला रहा था। जाएं, जल्दी से मुंह धोकर आएं। ये सारा काम निपटाना है, मेरा सामान रखना है, और फिर रिश्तेदार मिलने आ जाएंगे तो फिर इन्हें भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, बस आपकी दुआएं चाहिए। किसी और के सामने आपको परेशान होता हुआ ना देखूं मैं। नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी को बुज़दिल कहे। आप तो बहुत बहादुर है ना? इसने मिरहा के आंसू साफ करते हुए पूछा तो इसने तायद में सर हिलाया। रात को भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। मैं आपके साथ मिलकर पैकिंग करवा देता हूँ, फिर नीचे जाएंगे। नाश्ते पर सब वेट कर रहे होंगे। अशर ने मिरहा का माथा चूमा। मिरहा भी खामोशी से अशर से अलग होते हुए अशर के कपड़े सूटकेस में रखने लगी। आज नाश्ता करते हुए सब ही खामोश थे सिवाय अरहम के। इसे पता ही नहीं था कि इसके अजीज जान चचा के ऊपर क्या क़यामत बीत चुकी थी। चाचू, आपको पता है आज मम्मा ने मेरी स्कूल की छुट्टी करवा ली। वो बड़ी खुशी से अपने चाचू को बता रहा था। अच्छा, वाह भाई वाह, क्या बात है। अशर ने इसके बाल खराब किए तो अरहम ने मुंह बनाया था। चाचू, आपने मेरे बाल ही खराब कर दिए। चाचू की जान, आप नाश्ता कर लो, फिर चाचू आपके बाल बना देंगे। अशर ने हंसते हुए इरहम से कहा। बस वही दोनों ही नाश्ता कर रहे थे, बाकी सबका तो खाना पीना हराम हो चुका था। बीजान ने जबरदस्ती 2 निवाले लिए, मिरहा ने सिर्फ चाय ही पी। फैसल भाई ने भी कुछ न खाया और फरियाल भाभी भी ऐसे माहौल में कुछ खा न सकी। सारा का सारा नाश्ता ऐसे ही पड़ा रह गया। वो लोग अभी नाश्ता करके उठे ही थे कि फरियाल भाभी के घर वाले आ गए। फरियाल के भाई भाभी, अम्मी, बाबा और बहुत ही हसीन बहन सदफ, जिसका रिश्ता वो अशर से करवाना चाहती थी, मगर बीजान के फैसले के आगे इनकी एक न चली और मिरहा अशर की दुल्हन बनकर आ गई। इसी दिन से सदफ और इसकी अम्मी के तन बदन में आग लगी हुई थी। और जब फरियाल भाभी ने फोन पर अपनी अम्मी को अशर की बीमारी के बारे में बताया तो इनका कहना था कि जब दूसरों की बद्दुआएं लेंगे तो ऐसा ही होगा। और फरियाल भाभी अपनी अम्मी की बात सुनकर अंदर तक लर्ज गईं। अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ करें, बीमारी तो किसी पर भी आ सकती। फरियाल भाभी ने अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा फरियाल भाभी को ही झाड़ दिया, ये कहकर कि ज्यादा अपने ससुराल वालों की साइड मत लिया करो। तब ही फरियाल भाभी ने ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझी। फरियाल भाभी के घर वाले सब लाउंज में आ चुके थे, मगर एक हस्ती जो अभी भी बाहर ही थी, सदफ साहिबा, जिसने रेड धागे की कामदार घुटनों तक आती डीप गले वाली ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक कैपरी और रेड दुपट्टा पहना था। सिल्की स्टेप कटिंग बाल शानों पर लहरा रहे थे। इसकी हाई व्हील वाली सैंडल का स्टेप खुल नहीं रहा था क्योंकि बीजान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लाउंज में जूतों समेत आए और सब ही बाहर जूते उतार कर आते थे। इसी वजह से वो भी सैंडल का स्टेप खोलने की तगोदो में लगी थी। जैसे ही सैंडल का स्टेप खुला वो उठकर खड़ी हो गई और बेचारा अशर, इसे शायद ऑफिस से कोई कॉल आ रही थी तो वो सुनने बाहर की जानिब बढ़ा तो वो अपने ध्यान में तेजी से जा रहा था और लाउंज के दरवाजे पर खड़ी सदफ से टकराने ही लगा था कि दरवाजा पकड़ लिया, मगर सदफ अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और गिरने की एक्टिंग करते हुए अशर की शर्ट का कॉलर पकड़ा और दूसरा हाथ इसके बाजू पर रखकर कहने लगी, शुक्र है अशर, आपने पकड़ लिया, वरना मैं गिर जाती। इसने इतनी तेज आवाज में बोला कि सब ही इसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। इससे पहले अशर कुछ कहता, इसने अशर से करीब होते हुए सरगोशी की। अगर इतना ही शौक था टकराने का तो कर लेते शादी। इन दोनों को इतना करीब देखकर मिरहा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अशर ने बिना कुछ कहे ही इसके हाथ से अपनी शर्ट छुड़वाई और गुस्से से बाहर निकल गया। कॉल ऑफिस से थी तो सदफ की वजह से डिस्कनेक्ट कर दी, मगर फिर से कॉल मिलाकर बात करने लगा। गुस्से और खफ्त से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिरहा क्या सोचती होगी, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। बाकी सब तो सदफ की इन ऊट पटांग हरकतों से खूब वाकिफ थे, मगर मिरहा, इसे तो कुछ भी नहीं पता था सिवाय इसके कि सदफ अशर से शादी करना चाहती थी और फिर मिरहा इसकी बीवी थी। वो अशर को कितना चाहती थी इस बात से अशर लाइल्म नहीं था। वो धड़कते दिल के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो इसे मिरहा कहीं भी नजर नहीं आई।
दिल बेचैन होने लगा था और मजबूरी ये थी कि मेहमानों के साथ बैठना पड़ा। तब ही सदफ बोल पड़ी, अशर मुझे आपकी बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं तो सारी रात सो नहीं सकी। वो इतनी बेशर्मों की तरह औल फौल बके जा रही थी। इसे ये ख्याल नहीं था कि इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे थे। सदफ के भाई का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था और फैसल भाई तो बस सर हिलाकर रह गए। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार ऐसी बकवास कर रही थी, मगर अब अशर शादीशुदा था, इसे इतना भी ख्याल नहीं रहा। आपको रात को सो जाना चाहिए था, क्योंकि रात को मेरे लिए जागने का काम मिरहा ने संभाल लिया है। ये कहकर अशर वहां रुका नहीं था, उठकर अपने कमरे में आ गया था, जहां मिरहा इसके सामान का जायजा ले रही थी कि कोई चीज रह तो नहीं गई। तब ही वो इसके पास आया था। मिरहा का चेहरा बेतासुर था। क्या हुआ, क्यों नाराज हैं आप? अशर ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं क्यों होने लगी नाराज? दिल में तो बहुत गुस्सा भरा था इस सदफ की हरकत पर, मगर वो जाते हुए अशर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ न कहा। वो जानबूझकर टकराई थी मुझसे। अशर मिरहा को बहुत चाहने लगा था और इससे अब ये बर्दाश्त नहीं था कि मिरहा इस पर शक करे, इसीलिए इसे वजाहत देने लगा। अशर, मैंने आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर आपको कोई लड़की पसंद भी थी तो आप इसे भूल जाएं। आपके लिए यही बेहतर होगा, वरना मिरहा अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करेगी। मिरहा हाथ छुड़ाकर रुख फेर गई। मिरहा, वो मुझे पसंद नहीं थी। अगर होती ना तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे शादी करने से रोक नहीं सकती थी, समझे आप? अशर का मूड सख्त खराब हो चुका था। तो आपने इसे जवाब क्यों नहीं दिया? खामोश क्यों हो गए? मिरहा की आंखों में नमी दर आई। मिरहा, अकल इस्तेमाल करें। इस वक्त सबको ये लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं ऑन कॉल था, इसलिए भी कुछ नहीं कहा। अशर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। तो वो जो आपके कान में घुसी हुई थी, क्या कह रही थी? मिरहा कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी, इतना टकराने का शौक है तो मुझसे शादी कर लेते। वो सच बोल गया और मिरहा का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। और आपने इसे कुछ नहीं कहा? मिरहा को यकीन ही नहीं आ रहा था। मिरहा, मैं ऑन कॉल था, इसलिए अपना कॉलर छुड़वाकर मैं बाहर चला गया। अशर बेगुनाह होकर भी सफाइयां दे रहा था, तो बाद में कह देते। मिरहा का बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा देती। मिरहा, आप यहाँ आ गई तो इसने मुझे कहा कि वो मेरी फिक्र में सारी रात जागती रही। तभी मैंने इसे जवाब दिया कि मेरी फिक्र में जागने के लिए मेरी बीवी मौजूद है। आप अपनी नींद पूरी किया करें, और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप बीजान से भी पूछ सकती हैं। मैं तो हूँ ही झूठा। अब तो अशर भी इसे वजाहतें दे देकर थक गया था। गुस्से से जाकर सोफे पर बैठ गया। अब मिरहा को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। अशर के पास जाकर बैठी, इसका हाथ पकड़ा तो अशर ने हाथ छुड़वा लिया। सॉरी, मिरहा ने अपने कान पकड़ लिए। अशर ने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा। मिरहा घुटनों के बल बैठ गई और इसके घुटनों पर अपना सर टिका लिया। उठे मिरहा, ये क्या कर रही हैं आप? अशर ने इसे पीछे किया था। पहले कहें कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। मिरहा उठकर अशर के साथ बैठ गई और इसके कंधे पर सर रख लिया। भला मैं अपनी जान से कैसे नाराज हो सकता हूँ? अशर ने मिरहा की तरफ रुख करके इसे अपने सीने से लगाया था। आप नहीं जानती, अशर की जान मिरहा में बसती है। ये कहते हुए अशर ने इसके गाल पर किस की थी। सॉरी अशर, मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको कोई इस नजर से देखे भी। मिरहा ने अशर से अलग होते हुए कहा। किस नजर से? अब के अशर को शरारत सूझी तो मानी खेज नजरों से मिरहा को देखा तो दोनों ही हंस दिए। जिस नजर से मैं आपको देखती हूँ, मोहब्बत से, चाहत से, मिरहा शायद जज्बाती हो गई थी। पता है मुझे, अब रोना शुरू नहीं कर देना। अशर ने इसके चेहरे के तासुरात भांपते हुए कहा। अब बाहर चलते हैं, बाहर सब मेहमान बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता ना? ये कहते हुए अशर ने मिरहा का हाथ पकड़ा और इसे बाहर ले आया। वो दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी सामने से सदफ आती दिखाई दी, और सदफ को देखते ही अशर ने मिरहा के कान में सरगोशी की थी, जिस पर वो दोनों कहकहा लगाकर हंसे थे। और सदफ ये सब देखकर आग बगूला हो गई थी। देखते ही देखते घर मेहमानों से भर गया। सब रिश्तेदार मिलने आ रहे थे। अब अशर के जाने का वक्त आ गया था। तकरीबन सारे रिश्तेदार मिलकर जा चुके थे। बस फरियाल भाभी की अम्मी मौजूद थीं। भाई और भाभी पहले चले गए थे और सदफ भी जल भुनकर अपने भाई के साथ घर चली गई थी। अशर की फैमिली के सब लोग और एहतशाम, इसकी अम्मी, सवेरा और एहतशाम के ससुराल वाले सब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वक्त रुखसत आ चुका था। ये वक्त इन सब के लिए भारी था। बीजान पिछले 2 दिन से खामोश थी, अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी अशर मिरहा को साइड पर ले गया। मिरहा प्लीज,
مجھ سے ایک وعدہ کریں، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ بی جان کا خیال رکھیں گی اور رات کو ان کے کمرے میں ان کے ساتھ سوئیں گی، کیونکہ دن میں تو فریال بھابھی بھی بی جان کا خیال رکھ سکتی ہیں، اصل مسئلہ رات کا ہے۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی منت کرنے لگا۔ آپ کیسی غیروں والی باتیں کرتے ہیں، بی جان میرے لیے میری امی جیسی ہیں، آپ نہ بھی کہتے تو بھی ان کا میں خیال رکھتی، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا، میں دن میں بھی بی جان کا خیال رکھوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ مرہا نے اسے یقین دلایا کہ وہ بی جان کے معاملے میں بالکل غفلت نہیں برتے گی۔ شکریہ۔ اشر نے مرہا کو گلے لگایا، پھر اشر، بی جان، فیصل بھائی اور سب سے ملا۔ احتشام بھی مرہا، سویرا، اپنی امی اور سسرال والوں سے ملا، اور پھر جاتے جاتے آخری بار سب کو دور سے دیکھ کر دونوں نے ہاتھ ہلایا تھا۔ اسے آسٹریلیا گئے ہوئے پورے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس گھر میں اگر اب کوئی زیادہ بات کرتا تھا تو وہ صرف اور صرف ارحم تھا، ورنہ اس گھر کے مکین آج کل صرف ایک دوسرے کو کام سے ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ ہنسنا مسکرانا تو جیسے سب بھول ہی چکے تھے۔ وہ ہر وقت بی جان کے پاس ہی ہوتی تھی۔ ابھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے، بی جان سو چکی تھی، تب ہی وہ فریال بھابھی کو بتا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دل کتنا اداس تھا کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی، سوچا بیڈ شیٹ چینج کر لے، اور جیسے ہی بیڈ شیٹ چینج کرنے کی غرض سے تکیے اٹھائے تو تکیے کے نیچے سے ایک فولڈ کاغذ نکلا۔ فوراً سے اس کاغذ کو کھولا، لکھا تھا، میری عزیز ازجان، شریک حیات، آپ کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ شاید میں واپس آ جاؤں اور شاید نہیں۔ اگر تو میں زندہ سلامت واپس آ گیا تو ہم ایک بہت خوشگوار زندگی گزاریں گے، لیکن اگر زندگی نے وفا نہ کی تو پھر آپ سے دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکوں گا، اور میرے مرنے کے بعد میرا آپ پر صرف اتنا حق ہوگا کہ آپ اپنی عدت پوری کریں گی، اور اگر میری اولاد ہو گئی تو آپ اسے فیصل بھائی کو سونپ دیجئے گا۔ کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر میں واپس نہ آ سکا تو آپ شادی کر لیں۔ اتنی لمبی زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی۔ اس وقت آپ کو میری یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے احتشام سے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں نہ بچ سکا تو وہ کسی اچھی جگہ آپ کی شادی کر دیں۔ اللہ کرے آپ کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے انسان کا ساتھ نصیب ہو، آمین۔ ہم لاکھ چاہیں حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صرف آپ کا اشر۔ نہیں اشر نہیں، آپ کو واپس آنا ہوگا، اپنی مرہا کے لیے، اپنی بی جان کے لیے۔ اشر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مجھ سے بے وفائی کی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ زاروں کتار رو رہی تھی، کتنی ہی دیر وہ سسکتی رہی تھی، اور نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آنکھ کھلی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ پہلے جب وہ اشر کے سامنے روتی تھی تو وہ اسے رونے نہیں دیتا تھا، اس کے آنسو پہنچتا تھا، اسے تسلی دیتا تھا، اور آج اس نے تسلی دینے کی بجائے رہی صحیح امید بھی چھین لی تھی۔ اشر آپ بہت برے ہیں، آپ نے اپنی مرہا کا دل دکھایا ہے۔ مرہا آپ کو اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور پھر سے دل ہی دل میں اشر سے مخاطب تھی، اور پھر اپنے آنسو صاف کرتی وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ نیچے آئی تو ارحم بی جان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مرہا نے ارحم کو اپنے پاس بلایا تو اس نے مرہا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ارحم کی اس حرکت پر مرہا حیران رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ارحم؟ ادھر آئیں، میرے پاس بیٹھیں آپ۔ مرہا نے پھر سے اسے مخاطب کیا تو وہ ناراض سا لگ رہا تھا۔ پھر مرہا خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، آپ ناراض لگ رہے ہیں؟ مرہا نے ارحم کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ بتائیں گے نہیں تو آپ کی چچی جان کو کیسے پتا چلے گا کہ ارحم کیوں ناراض ہے؟ مرہا نے ارحم کے سلکی بال ہاتھ سے سٹ کرتے ہوئے کہا تو ارحم نے خفگی سے مرہا کی طرف دیکھا تھا۔ چاچو چلے گئے اور مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں چاچو سے ملا بھی نہیں، اور میں چاچو سے بھی سخت ناراض ہوں۔ وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ وہ آئیں گے نا تو میں ان سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے چاچو آئیں گے نا تو ہم دونوں ان کو خوب ڈانٹیں گے۔ مرہا نے ارحم کو صوفے پر بٹھاتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ پرومس چچی جان۔ ارحم نے ہاتھ بڑھایا تو مرہا نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پرومس۔
اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ مرہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو ارہم بھی نہ میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ بی جان کے پاس احتشام کا فون آیا تھا۔ ابھی سلام دعا ہی ہوئی تھی کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ شاید سگنل پرابلم تھی۔ مرہا کتنی بے چین تھی، اور جب فون آ کر بھی نہ بات ہو سکی تو وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ بی جان اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ مرہا، شاید سگنل کا مسئلہ ہے، پریشان مت ہو میری بچی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں دوبارہ کال آ جائے۔ بی جان مرہا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ جی، مرہا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تبھی مرہا کی امی کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ احتشام اور اشر وہاں خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی احتشام کی کال آئی تھی۔ مرہا کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ بی جان بھی مطمئن ہو گئی تھی، مگر ان کی حالت بھی مرہا سے مختلف نہیں تھی۔ ان کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن اب تک انہوں نے کسی سے بھی اپنا دکھ نہیں کہا، زبان سے نہ شکری کے الفاظ ادا نہیں کیے، بلکہ مرہا اور اس کی امی کو تسلی دے رہی تھیں۔ فیصل بھائی بھی آ کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس بھی احتشام کا فون آ رہا تھا، مگر پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ انہوں نے مرہا اور بی جان کو تسلی دی تھی، مگر وہ خود بھی اندر سے بہت دکھی تھے۔ اشر کا فون آیا تھا، بی جان سے بات ہوئی تھی اس کی، پھر مرہا نے فون لیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ میری جان کیسی ہیں آپ؟ اشر کی آواز میں جیسے چاشنی گھلی ہوئی تھی، اور وہ تو اس کی آواز سن کر جیسے سارے گلے شکوے کرنا بھول ہی گئی تھی۔ اشر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ سے دور رہ کر جیسے زندگی بے معنی ہو گئی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جلدی سے ٹھیک ہو کر واپس آ جائیں، میں آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے اور آواز بھی رند گئی تھی۔ اس کی آواز میں جیسے اذیت ہی اذیت بھری تھی۔ مرہا، آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ نہیں روئیں گی؟ اشر نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود کس اذیت سے گزر رہا تھا یہ تو وہ خود جانتا تھا، یا پھر اس کا خدا۔ اشر، میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، اور آپ نے مجھے اتنا نا امید کر دیا۔ آپ نے کیوں لکھا تھا وہ سب؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ گئی۔ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ موضوع بدل گیا۔ آپ کے بنا کیسی ہو سکتی ہے؟ مرہا، آپ بتائیں نا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب کی بار جھوٹ بولا نا تو ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ اسے دھمکانے لگی، اور اشر کی کمزور سی دھمکی سن کر مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مرہا اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل سچ ہی کہوں گا، ابھی فی الحال سارے ٹیسٹ دوبارہ سے ہوئے ہیں، کل یا پرسوں تک رپورٹس آئیں گی، تب تک میڈیسنز لیتا رہوں گا، اور رپورٹس آنے کے بعد پھر وہ فائنلی بتائیں گے کہ سرجری کب تک کرنی ہے، ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، اور یہ کہ بچنے کے چانسز ہیں بھی یا نہیں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے وہ خود بھی اندر سے کام گیا تھا۔ پلیز اشر، ایسا تو مت کہیں۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ اچھا نہیں کہتا۔ یہ بتاؤ ارہم سے آپ کی دوستی ہوئی یا نہیں؟ مجھے یاد بھی کرتا ہے یا بھول گیا؟ اس نے مرہا کی رندی ہوئی آواز سنی تو پھر سے بات بدل گیا۔ وہ آپ سے سخت ناراض تھا، کہہ رہا تھا کہ چاچو مجھ سے مل کر نہیں گئے، اور آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی ناراض تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اسے کسی نے نہیں جگایا۔ آپ کی بات ہوئی تھی اس سے؟ وہ اب آنسو پونچھتے ارہم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہاں، مجھ سے بھی خفا تھا، مگر پھر میں نے اسے منا لیا۔ اگر ابھی میں اس کے سامنے ہوتا نا تو اس نے میرے بال کھینچنے تھے۔ اسے جب مجھ پر غصہ آتا ہے تو وہ مجھ سے خوب لڑتا ہے۔ قسم سے بہت مس کر رہا ہوں اسے۔ اشر کو ارہم بہت عزیز تھا، صرف ارہم کو۔ مرہا کو بہت عجیب لگا کہ ایک بار بھی اشر نے اسے نہیں کہا کہ وہ اسے یاد آ رہی تھی۔ ہاں، ارہم کو اور سب کو۔ اشر اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ سب مطلب؟ مرہا اس کے منہ سے اپنا نام سننا چاہ رہی تھی۔ سب مطلب سب، بی جان، فیصل بھائی، فریال بھابھی، ارہم، اور ابھی اشر کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر سے بول پڑی، اور بس۔ اشر کو اسے تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا، اس کا ضبط پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اچھا کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ ارے ارے، میری وائفی کیوں رو رہی ہے؟ اشر پریشان ہو گیا۔ جو دل میں رہتے ہیں نا، انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میرے دل کی ہر دھڑکن اور ہر سانس پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے۔ مرہا پلیز مت روئیں، مجھے پتا ہے کہ آپ رونے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے
کہ अशर आपको कितना चाहता है, फिर भी इतनी बेयकीनी। अशर जानता था कि वो इससे मोहब्बत का इजहार ना करने की वजह से नहीं रो रही, बल्कि इसकी हालत की वजह से रो रही थी। नहीं अशर, बस मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो अब सिसकियों से रो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बीजान से आपकी शिकायत करूँगा कि आप रो रही थी। अशर ने हवा में तीर फेंका था जो कि निशाने पर जा लगा। सॉरी, अब नहीं रहूँगी। मिरहा ने फौरन से अपनी आंसू पूंछे। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, अशर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी बामुश्किल मुस्कुरा दी। चले फिर बाद में बात होती है। अशर ने खुदा हाफिज कहते फ़ोन बंद कर दिया। वो सब रात का खाना खा रहे थे, तभी इरहम फिर से बोलना शुरू हो गया। चाचू कब आएंगे? वो आंखें फैलाए मिरहा की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह, मिरहा ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए इरहम को जवाब दिया था। चची जान, आपको यहाँ कौन लाया था? इसके जहन में इतने दिनों से ये सवाल आ रहा था, आज पूछ ही लिया। और इसकी बात सुनकर मिरहा की मुस्कुराहट काफ़ी गहरी हो गई थी। मुझे बीजान लाई थी। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं अरहम? अरहम का सवाल सुनकर मिरहा को बड़ी हैरत हुई थी। वो इसलिए कि जब से चाचू की दुल्हन आई हैं, चाचू मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते। जब बीजान मेरी दुल्हन लाएंगी ना, तो फिर मैं भी चाचू से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और अरहम की बात सुनकर जहाँ सबका कहकहा गूंजा था, वहीं फैसल का निवाला गले में ही अटक गया था। ऐसा ठसका लगा कि खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। तो वो उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। लगता है तुम इसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो, या फिर अशर की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखकर थोड़ा खफा हो जाता है। फरियाल ने हंसते हुए कहा, तो मेरा भी मुस्कुरा दी। बाबा को क्या हुआ? अरहम ने अपने बाबा को इस तरह खांसते हुए देखा तो मासूमियत से पूछने लगा। बेटा, इनका निवाला गले में फंस गया था, इसलिए इन्हें खांसी शुरू हो गई, तो वो रूम में चले गए। फरियाल ने अरहम को वजाहत दी, मगर इसे फिर भी ये समझ नहीं आई थी कि इसके बाबा का निवाला हल्क में क्यों अटक गया। मगर फिर वो कंधे अचकाता हुआ खाने में मसरूफ़ हो गया। अशर और एहतशाम को ऑस्ट्रेलिया गए हुए पूरे 20 दिन हो चुके थे। आज अशर की सर्जरी थी। एहतशाम का फ़ोन आया। सभी लाउंज में मौजूद थे। कॉल पर एहतशाम था, स्पीकर ऑन था। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, सब ने ही एक साथ सलाम का जवाब दिया। आज हम सब के लिए ही बहुत मुश्किल दिन है, मगर हम सबको बहुत हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। 2-3 घंटे में अशर को सर्जरी के लिए ले जाएंगे। मैंने इस वक्त आपको इसलिए फ़ोन कर लिया कि हो सकता है कि बाद में सिग्नल का मसला ना हो जाए, तो आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है। और फ़ोन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बीजान, मिरहा और फैसल भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे गार्डियन के तौर पर दस्तखत करने की इजाज़त है। एहतशाम खुद भी बहुत परेशान था। कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ खामोशी छा गई थी। मिरहा का झुका सर मज़ीद झुक गया था। बीजान गहरी सांस लेकर रह गईं। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। तभी फैसल भाई अपनी जगह से उठकर बीजान के पास आकर बैठ गए। इनका हाथ थामकर इजाज़त मांगी तो उन्होंने दुखी दिल के साथ हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने मिरहा की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी। फिर उन्होंने फरियाल भाभी को इशारा किया तो वो उठकर मिरहा के पास आईं। इसका हाथ पकड़कर पूछा तो वो फरियाल भाभी के गले लग गई। कुछ ना बोली। कुछ कहने की हिम्मत होती तो कहती ना। हौसले और हिम्मत से काम लो मिरहा। फरियाल भाभी इसकी कमर सहला रही थी। जी ठीक है, जो मेरे रब की मर्जी। मिरहा बस इतना ही कह पाई। वो लोग नहीं चाहते थे कि अरहम को फ़िलहाल अशर के बारे में कुछ भी पता चले, लिहाजा इरहम को स्कूल भेज दिया था। फरियाल भाभी बेचारी परेशान हो गई थी कि इन दोनों को कैसे तसल्ली देती। फरियाल भाभी ने मिरहा और बीजान दोनों को तसल्ली दी। फैसल भाई ने आज छुट्टी की थी, इसलिए वो घर पर ही मौजूद थे। वो बीजान के साथ ही बैठे रहे। बीजान तस्बीह पढ़ रही थी। मिरहा भी रो रो कर दुआएं मांगने लगी। फैसल भाई ने खुद पर कैसे जब्त किया था, ये बस वही जानते थे कि अगर वो हिम्मत हार जाते तो फिर बीजान और मिरहा को कैसे तसल्ली देते। बस इसीलिए सबके सामने खुद को मजबूत जाहिर कर रहे थे। दिल ही दिल में सब अशर की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांग रहे थे। इरहम स्कूल से आया तो सब ही लाउंज में बैठे थे। सबको अजीब नज़रों से देखा, फिर भागता हुआ बीजान के गले लगा। बीजान, सब यहाँ लाउंज में क्यों बैठे हैं? इरहम ने बीजान से हैरत से आंखें फैलाते पूछा तो बीजान ने इसे अपनी गोद में बिठा लिया। हम सब खाना खाएंगे ना, इसीलिए यहाँ हैं। बीजान ने इरहम को बताते हुए इसके गाल पर किस की थी और बीजान
चाचू कब आएंगे? मैं इन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इनसे कहूँगा कि मैं इनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, वो बस जल्दी से वापस आ जाएं। वो अशर की वजह से बहुत उदास था और मिरहा इसकी बात सुनते ही फ़ौरन से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो आज खुलकर रोना चाहती थी और रोने के लिए इसकी नज़र में अपने कमरे से बेहतरीन कोई और जगह नहीं थी। इसीलिए अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और इतना ज़्यादा रोई कि इसकी सांस बंद होने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिरहा ने अपना चेहरा साफ करते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने फरियाल भाभी थी। क्या हुआ मिरहा? फरियाल भाभी ने इसे गले लगाया तो वो फिर से रोने लगी। फरियाल भाभी ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बेड पर बिठा दिया। देखो मिरहा, मैं जानती हूँ ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं है, मगर फिर भी इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा और अब तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना, समझी? अगर तुम ही ऐसे बिहेव करोगी तो फिर भी जान का क्या होगा? जाओ फ्रेश होकर आओ, मैंने खाना लगा दिया है, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फरियाल भाभी ने इसे तसल्ली देते हुए कहा तो वो भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रात के 8 बज चुके थे और अब तक कोई खैर खबर नहीं आई थी। सभी चुप थे, मगर दिल ही दिल में अशर की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। इरहम बहुत हैरान था कि आज से पहले इसने अपने घर में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। बीजान, आज सबको क्या हुआ है? चच्ची क्यों रो रही हैं? इसने मिरहा की सुर्ख आंखों की तरफ इशारा करते हुए बीजान से पूछा। चची जान के सर में दर्द है ना, इसलिए रो रही हैं। बीजान अरहम को बहलाने लगी। और आप भी तो खुश नहीं लग रही बीजान, क्या हुआ है? और आपको पता है रूम में बाबा भी दुआ करते हुए बहुत रो रहे थे और मामा भी परेशान लग रही थी। क्या सबके सर में दर्द है? इसे कुछ समझ नहीं आई तो मासूमियत से पूछने लगा। हाँ बेटा, सभी की तबीयत खराब है। बीजान ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो हैरान सा बीजान को देखने लगा। मिरहा की अम्मी को भी अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था कि अशर की सर्जरी आज थी, क्योंकि वो तो पहले ही हार्ट पेशेंट थी और अशर के जाने के बाद इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी थी। रात के तकरीबन 11 बजे एहतशाम ने फैसल भाई को फ़ोन किया। फैसल भाई ने जैसे ही एहतशाम का नंबर स्क्रीन पर जगमगाता देखा, वो फ़ौरन ही ये कहते हुए उठकर घर से बाहर चले गए कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे दोस्त की कॉल आई है। वो बहुत रो रहा था, इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। क्या हुआ है एहतशाम? कुछ बोलोगे भी या बस ऐसे ही रोते रहोगे? अब तो फैसल भी रो देने को थे। आखिर अशर इनका भाई था और जो कुछ एहतशाम ने फैसल भाई से कहा था वो इन्हें भी रुला गया था।